जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास शुरू हो चुका है और इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान यानी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले कई वर्षों से यूपी बीएड में पूछे गए हैं। तो सभी लोग जो विज्ञान वर्ग के हैं और जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है तथा ऑल पर क्लिक करना है ताकि जैसे ही कोई क्लास का नोटिफिकेशन हो वो आपको समय के अनुसार मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप क्लासों को देख सकते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आता है, क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में 3 बल्बों ABC जिन पर क्रमशः 40 वाट, 60 वाट तथा 100 वाट अंकित है को एक विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बल्बों की चमक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक परिपथ है जिसमें 3 बल्ब लगे हैं ABC जिन पर क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट अंकित है, यानी इनकी जो शक्ति है वो आपको 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट दिया गया है। अब इनको एक विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से जब बल्ब को जलाया जाता है तो इनमें से कौन सा बल्ब जो है वो उसकी चमक के संबंध में यहाँ पे आपको 4 कथन दिया गया है। इन 4 कथन में से कौन सा कथन बल्बों की चमक के संबंध में सत्य है ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग कथन को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला कथन यानी ऑप्शन नंबर ए दिया है कि सभी बल्बों की चमक जो है वो समान होगी। दूसरा कथन यानी ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी। तीसरा कथन यानी ऑप्शन नंबर सी कहता है कि बल्ब बी की चमक ए की अपेक्षा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी कहता है यानी चौथा जो आप कथन है वो कहता है कि बल्ब सी की चमक बल्ब बी की अपेक्षा कम होगी। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। बल्ब बी की चमक जो होगी वो ए की अपेक्षा अधिक होगी। क्यों होगी, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको तो मैं ये बता दूं कि जब समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है तो चाहे जितना बल्ब लगा दीजिए आप, सब में वोल्टता जो होगी वो सभी बल्बों में समान होगी। सभी बल्बों में समान वोल्टता होगी। ठीक, अब जब समान वोल्टता होगी सभी बल्बों में तो चमक का पता कैसे लगाएंगे। तो चमक का पता आप लगाएंगे जिस बल्ब की शक्ति सबसे अधिक होगी उसकी चमक सबसे ज्यादा होगी। समांतर क्रम में जब बल्बों को संयोजित किया जाता है तो सभी बल्बों में समान वोल्टता प्रवाहित होती है। तो जिस बल्ब की शक्ति सबसे अधिक होगी वही बल्ब सबसे तेज जलेगा, अर्थात उस बल्ब की चमक सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए कहता है कि सभी बल्बों की चमक समान होगी, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सभी बल्बों की शक्ति जो है वो समान नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, तो ये भी कथन आपका गलत है। क्यों, क्योंकि बल्ब ए का जो शक्ति है वो केवल 40 वाट है जो कि सबसे कम है। फिर ऑप्शन बी कहता है कि बल्ब बी की चमक ए की अपेक्षा अधिक होगी। यह आपका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए ऑप्शन जो डी है ये कहता है कि बल्ब सी की चमक बल्ब बी की अपेक्षा कम है, नहीं है। बी की जो है सी की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सी की शक्ति है 100 वाट, बी की शक्ति है 60 वाट और ए की शक्ति है 40 वाट। यानी अगर हम लोग क्रमता देखें तो सबसे ज़्यादा सी की होगी, उसके बाद में बी की होगी, उसके बाद में ए की होगी।
आई बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वाहन में लगे पक्ष दृश्य दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। एक से कम, ऑप्शन बी एक से अधिक, ऑप्शन सी एक के बराबर, ऑप्शन डी एक से कम या अधिक हो सकता है। यह बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक वाहन में लगे पक्ष दृश्य यानी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक से कम होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब समझने का प्रयास कीजिए। देखिए होता क्या है कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो वाहनों में पक्ष दृश्य देखने के लिए किया जाता है। तो वाहनों में पक्ष दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। ठीक है, इसलिए इस दर्पण के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होगा वो एक से कम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर होता है n/n, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो होगा आवर्धन उत्पन्न होगा वो एक से कम होगा। ठीक, क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होती है। ऑप्शन ए है केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है, ऑप्शन बी कहता है कि मध्य में निम्नतम होती है, ऑप्शन सी कहता है कि सभी बिंदुओं पर समान होती है, ऑप्शन डी कहता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ती हुई पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। देखिए एक लंबी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है वो सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्यों होती है, चलिए बात करते हैं। देखिए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। मान लीजिए ये कोई परिनालिका है और इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, समान दूरी पर ऐसे होती है। ठीक है, और ये रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे से समांतर होती है यानी बराबर होती है, जो ये दर्शाता है कि परिनालिका के भीतर सभी स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मान क्या है, समान है। इस वजह से समान है। ठीक है, तो क्या समझे? समझने का मतलब यह है कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है वो एक दूसरे से समान दूरी पर अर्थात समांतर क्रम में होती है। इस वजह से परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सभी बिंदुओं पर समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है यदि जल को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो। ऑप्शन ए कहता है कि इसका तापमान अधिक हो जाता है, ऑप्शन बी कहता है कि स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऑप्शन सी है जल में उपस्थित विद्युत की मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, ऑप्शन डी है अधिक जल के अणु आयनों में आयनीकृत हो जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा की अधिक मात्रा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है या बदला जा सकता है। ठीक है, तो एक जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा का अधिक उत्पादन करने के लिए जल को ऊंचाई से गिराया जाता है ताकि जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, अब इसको समझने का देखिए होता क्या है कि यदि आप क्या करें कि जल को अधिक ऊंचाई से गिराएं तो स्थितिज ऊर्जा की जो अधिक मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, और जल विद्युत संयंत्र जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है और उससे क्या होता है कि विद्युत का अधिक उत्पादन होता है। समझ में आई बात? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती यदि उसका यानी पदार्थ परिवर्तित हो जाए
या ऑप्शन बी ताप परिवर्तित हो जाए, या ऑप्शन सी प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित हो जाता है, या ऑप्शन डी दोनों पदार्थ तथा ताप परिवर्तित हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक का आकार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती जब उसका आकार परिवर्तित होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता जो है पदार्थ का वह गुण है जो ताप निश्चित होने पर निश्चित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता जो है वो वस्तु के ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधक का आकार बदलने से प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक दूरी पर स्थित ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब देखा जा सकता है यदि निम्न का उपयोग किया जाए। ऑप्शन ए कहता है कि एक अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है एक उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है एक समतल दर्पण का, ऑप्शन डी अवतल दर्पण तथा समतल दर्पण दोनों का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक उत्तल दर्पण का। एक दूरी पर स्थित ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आपको एक उत्तल दर्पण का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका आभासी होता है। आभासी के साथ वह सीधा प्राप्त होता है और सीधा होने के साथ वह छोटा प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। इस वजह से ऊंचे भवन का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आपको एक उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। घरेलू परिपथों का लघु पतन या अतिभारण की समस्या से बचाने हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है। ऑप्शन ए कहता है भू संपर्कन, ऑप्शन बी है फ्यूज का उपयोग, ऑप्शन सी है स्टेबलाइजरों का उपयोग, ऑप्शन डी है विद्युत मीटरों का उपयोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उपयोग। घरेलू परिपथों का लघु पतन या अतिभारण की समस्या से बचाने हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ने से परिपथ में अतिरिक्त धारा के बहने पर या फ्यूज तार जो होता है ये तुरंत पिघल जाता है। जब परिपथ में अतिरिक्त धारा प्रवाहित होती है तो यह फ्यूज तार तुरंत पिघल जाता है, अर्थात परिपथ टूटने से और विद्युत परिपथ खराब होने से बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि नीला प्रकाश जो होता है वो वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन बी पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, या ऑप्शन सी वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीला प्रकाश जो दूसरे यानी नीला प्रकाश दूसरे सभी रंगों के प्रकाश से अधिक प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन डी कहता है कि वायुमंडल द्वारा दूसरे सभी रंगों का प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश से अधिक प्रकीर्णन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीला प्रकाश दूसरे सभी रंगों के प्रकाश से अधिक प्रकीर्णन होता है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए जब वायुमंडल में हवा के कण तथा दूसरे सूक्ष्म कणों का आकार जो होता है वो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा छोटा होता है, और ये बड़ी तरंग दैर्ध्य जैसे लाल वर्ण की अपेक्षा छोटी तरंग दैर्ध्य यानी नीले वर्ण के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करती हैं, और इस प्रकीर्णन के पश्चात नीला प्रकाश जो होता है वो हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, और इस कारण हमें स्वच्छ आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में, ऑप्शन ए जल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी अपवर्तनांक की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में अपवर्तनांक की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश के पश्चात पृथ्वी पर हम तक पहुंचने तक तारों का जो प्रकाश होता है वो अपवर्तित होता रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के पश्चात पृथ्वी पर हम तक पहुंचने तक तारों का जो प्रकाश होता है वो अपवर्तित होता रहता है। तारे से आने वाला प्रकाश पथ थोड़ा जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी तारों से जो प्रकाश आता है वो हमारे तक पहुंचने से पहले उसका जो पथ होता है, उसका जो मार्ग होता है वो परिवर्तित हो जाता है। और इससे क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होती रहती है तथा हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये आपके अपवर्तनांक की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन की घटना के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रतिचुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है। ऑप्शन ए कहता है कि एक से अधिक, ऑप्शन बी है एक, ऑप्शन सी शून्य तथा एक के बीच, ऑप्शन डी शून्य। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिचुंबकीय परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वो शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का जो कुल चुंबकत्व होता है वो शून्य होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का कुल चुंबकत्व जो होता है ये शून्य होता है, इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वो शून्य होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गैमेक्सेन डीडीटी तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। गैमेक्सेन डीडीटी तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आपका क्लोरीन है। देखिए गैमेक्सेन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6Cl6, ठीक है। और DDT का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो होता है C14Hg और Cl5। और विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो आप देखेंगे इन तीनों यौगिकों में क्लोरीन जो है वो उपस्थित है। क्लोरीन तत्व जो है ये तीनों यौगिक है, इन तीनों यौगिकों में क्लोरीन तत्व उपस्थित है। इस वजह से गैमेक्सेन डीडीटी तथा विरंजक चूर्ण यौगिकों का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आपका क्लोरीन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रबर को सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है। ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी बेसमरीकरण, ऑप्शन सी वल्कीनीकरण, ऑप्शन डी सल्फोनीकरण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्कीनीकरण। ठीक है, रबर को 5% सल्फर के साथ, है ना, रबर को 5% सल्फर के साथ में जब गर्म किया जाता है तो जो गर्म करने की प्रक्रिया होती है वो वल्कीनीकरण कहलाती है। और इस प्रक्रिया में सल्फर जो होता है वो त्रियक आबंध के द्वारा या त्रियक आबंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो समझिए इस प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया में होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने रबर लिया और रबर को जब आप 5% सल्फर के साथ में गर्म करते हैं तो ये जो गर्म करने की प्रक्रिया है वो तो वल्कीनीकरण कहलाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो सल्फर होता है वो त्रियक आबंध के निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, है ना। निम्न में से भिन्न का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उदासीन लवण NaCl, ऑप्शन बी है अम्ल लवण CuSO4.5H2O, ऑप्शन सी है क्षारीय लवण CuCO3.COOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन डी है अजलयोजित लवण KNO3। सही जवाब जो होगा इसमें से, यानी आपको ये बताना है कि इनमें से अलग कौन है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए उदासीन लवण NaCl जो है ये एक उदासीन लवण है
और अम्ल लवण यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका एक जल योजित लवण है। ये कौन सा लवण है? तो ये आपका एक जल योजित लवण है, CuSO4.5H2O। ये क्या है? एक जल योजित लवण है। और ये अम्ल लवण एक उदाहरण जो है NaHCO3 है ना, NaHCO3, ठीक है। ये अम्ल लवण का एक उदाहरण है NaHCO3। और CuSO4.5H2O जो है ये एक जल योजित लवण है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सी कोबाल्ट की मिश्र धातु है? ऑप्शन ए कहता है विटेलियम, ऑप्शन बी है ब्रास, ऑप्शन सी है इनवार, ऑप्शन डी है सोल्डर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटेलियम। विटेलियम जो है ये कोबाल्ट की मिश्र धातु है और इसमें कोबाल्ट के अतिरिक्त क्रोमियम जो होता है ये 30% होता है ना। इसमें क्रोमियम जो होता है वो 30% होता है और इसके साथ ही इसमें मोलिब्डेनियम जो होता है वो 5% पाया जाता है, ठीक है। तो विटेलियम जो है ये कोबाल्ट की मिश्र धातु है। इसमें कोबाल्ट के अतिरिक्त क्रोमियम और मोलिब्डेनम तत्व पाया जाता है। मोलिब्डेनम की मात्रा 5% होती है और क्रोमियम की मात्रा 30% होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, उससे पहले आप जो भी साथी क्लास देख रहे हैं या जो क्लास में आ चुके हैं सब लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जल्दी से आप लोग, और क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लोहे का जंग लगना है। ऑप्शन ए द्रव धातु संक्षारण है, या ऑप्शन बी ऑक्सीकरण संक्षारण है, या ऑप्शन सी अन्य गैसों द्वारा संक्षारण है, या ऑप्शन डी नम संक्षारण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण संक्षारण है, ठीक है। लोहे का जंग लगना एक ऑक्सीकरण संक्षारण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रक्रिया में धातु सतह पर उच्च या निम्न ताप पर ऑक्सीजन की सीधी अभिक्रिया होती है। तो लोहे का जंग लगना ऑक्सीकरण संक्षारण क्रिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ब्लू विट्रियोल का प्रयोग जल की उपस्थिति के परीक्षण में किया जाता है। ब्लू विट्रियोल क्या है? ऑप्शन ए कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑप्शन सी सोडियम ऑक्साइड है, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं और यह एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। तो ये है कॉपर सल्फेट, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं और ये एक अकार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का अन्य नाम जो है वो है ब्लू विट्रियोल अर्थात ब्लू स्टोन। तो इसके कई नाम है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका पहला नाम तो है कॉपर सल्फेट, दूसरा नाम है क्यूप्रिक सल्फेट और तीसरा इसका नाम जो है वह है ब्लू विट्रियोल या ब्लू स्टोन, ठीक है। और इसका सूत्र होता है CuSO4। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सा आयरन ऑक्साइड आयरन के साथ भाप की लंबे समय तक क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए कहता है Fe3O4, ऑप्शन बी कहता है Fe3O3, ऑप्शन सी है FeO, ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Fe3O4। ये जो है ये भाप तथा आयरन को लंबे समय तक गर्म करने पर Fe3O4 तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। देखिए मान लीजिए ये आपके क्रिया कैसे होती है, यह इस तरीके से क्रिया होती है 3Fe+4H2O। जब आप इसको गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है Fe3O4 और प्लस में आपको मिलता है 4H2 यानी हाइड्रोजन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समझ में आया सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए कहता है कि जल के उबलने पर जलवाष्प का बनना, ऑप्शन बी बर्फ के पिघलने पर जल का बनना, ऑप्शन सी लवण का जल में घुलना, ऑप्शन डी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG का दहन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का दहन, ठीक है। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है।
क्योंकि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है। जल का उबलना और उबलने के बाद में जलवाष्प का बनना, बर्फ का पिघलना और जल का बनना, और लवण का जल में घुलना, ये तीनों ही आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि ऑप्शन डी जो है ये द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का दहन, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। होता क्या है कि जब द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का दहन किया जाता है तो ये एक नए पदार्थ CO2 H2O और ऊष्मा का निर्माण करता है, यानी इसमें कई नए पदार्थ बनते हैं। इस वजह से ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्न में से कौन सा यौगिक अधिकतम हाइड्रोजन आबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए है HF, ऑप्शन बी है H2O, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है CH3OH। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HF। HF जो है ये अधिक हाइड्रोजन बंध दर्शाता है। देखिए, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा परमाणु के छोटे आकार के कारण प्रबल हाइड्रोजन बंधन होता है, और F जो है ये विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिकतम है। F में क्या है, ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, यानी इसमें ऋणात्मकता का मान अधिक है। इस वजह से HF में H आबंध का विद्युत स्तर जो है ये आकर्षण बल जो है ये अधिकतम होता है, यानी H आबंधन का विद्युत स्थिर आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता, है ना। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और ये हरे पेड़ पौधों का उत्पादक को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ बनते हैं? ऑप्शन ए कहता है ATP और शर्करा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन O2 और शर्करा, ऑप्शन सी ATP हाइड्रोजन दाता और O2, ऑप्शन डी ATP हाइड्रोजन और O2 दाता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ATP हाइड्रोजन दाता और O2। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा ATP और हाइड्रोजन दाता यानी NADPH2 का निर्माण होता है और O2 का निर्माण होता है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा ATP, NADPH2 और O2 का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। ऑप्शन ए केंद्रीय, ऑप्शन बी परिधीय, ऑप्शन सी आराधीय, ऑप्शन डी कहीं भी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिधीय। एक प्रारूपी पादप कोशिका में वृहत रसधानी की उपस्थिति के कारण केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है, और इसके विपरीत जंतु कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और इसमें रसधानी नहीं होती है, यह फिर भी अत्यंत छोटी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो नीचे दिए गए कौन से पद किस पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? ऑप्शन ए वार्तिकाग्र अंडाशय अयव परागकोश, ऑप्शन बी वार्तिकाग्र अंडाशय अयवर्तिका, ऑप्शन सी परागकोश अंडाशय अयवर्तिका, ऑप्शन डी पूतंतु पंखुड़िया अयो बाह्य दल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वार्तिकाग्र अंडाशय अयोवर्तिका, है ना। किसी पुष्प के मादा भाग यानी स्त्री केसर में वार्तिकाग्र अंडाशय अयोवर्तिका उपस्थित होता है, जबकि नर भाग यानी पुंकेश्वर में परागकोश अयोपूतंतु पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग यंत्र है। ऑप्शन ए कहता है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी प्रतिरक्षा तंत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स बीमारी से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, और एड्स बीमारी जो है ये HIV विषाणु से होने वाली बीमारी है, और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एक्वायर्ड
इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 यानी क्वेश्चन नंबर 25 के। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है थायमिन बेरीबेरी, ऑप्शन बी है विटामिन के यानी बाध्यता, ऑप्शन सी नियासिन पेलागारा, ऑप्शन डी है विटामिन डी यानी रिक्टेस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन के और बाध्यता। ये आपका कथन जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए विटामिन के से रुधिर का थक्का यानी रक्त का थक्का जमना जो है ये उपयोगी है, जबकि विटामिन ई से होता है आपका बाध्यता, है ना, या प्रजनन विफलता होती है, ये आपके होती है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से बाध्यता या प्रजनन विफलता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस क्लास में हम लोगों ने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप यूपी बीएड के छात्र हैं और आप विज्ञान वर्ग के हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा। साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।